जय हिंद मित्रों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार संगम दक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, हिंदी के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है पद। आज हम जानेंगे कि पद क्या होता है, पद परिचय क्या होता है, पद क्रम क्या होता है और इसके अलावा पदबंध क्या होता है। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं इनको हम एक ही क्लास में आज कवर करने जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि पद किसे कहा जाएगा, उसके पश्चात उसके जो है पद परिचय, पद क्रम या फिर हम जो है पदबंध के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि पद किसे कहते हैं। आइए जरा समझते हैं। पद को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हमने सबसे पहले जो पढ़ा था हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत वो पढ़ा था वर्ण। और आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? सार्थक समूह को वर्ण शब्द कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द वर्णों को एक साथ मिलाया जाता है, सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होगा, तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। मित्रों, ये शब्द जब तक हम इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग करते हैं तब तक ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अर्थात वर्णों का वो सार्थक समूह जब तक स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाएगा तब तक ध्यान देना उसे जो है शब्द ही कहा जाएगा। स्वतंत्र रूप से प्रयोग का तात्पर्य है कि उसका किसी भी वाक्य में प्रयोग ना किया जाए या फिर किसी भी व्याकरणिक इकाई के साथ उसको जोड़कर ना रखा जाए, स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग किया जाए तो वो शब्द कहलाएगा। परंतु जब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं या फिर व्याकरणिक इकाइयों के माध्यम से अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध स्थापित करते हैं तो यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, देखिएगा जरा। अगर हमें लिखना है कि मोहन, तो ध्यान देना केवल मोहन शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो यह आपका केवल एक शब्द है। अगर लिखा जाए स्कूल तो यह भी एक शब्द है। अगर लिखा जाए जाता है तो ध्यान देना यह भी एक शब्द है। इन सभी शब्दों को मैंने स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है, एक का दूसरे से कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अर्थात मोहन का स्कूल या फिर जाने से कोई संबंध नहीं है और स्कूल का भी मोहन या फिर जाने से कोई संबंध नहीं है, तो ये स्वतंत्र रूप में लिखे गए हैं, इन्हीं को शब्द कहा जाएगा। परंतु इन्हीं शब्दों को जब हम क्या करेंगे, एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त करेंगे, मोहन स्कूल जाता है, तो ध्यान देना इनका एक दूसरे से कोई ना कोई व्याकरणिक संबंध स्थापित होता है। अब ये जो आपके पास यहाँ पर प्रयुक्त हुए थे, जो मूलतः आपके शब्द थे, यही अब क्या कहलाएंगे? इस वाक्य के पद कहलाएंगे। अर्थात जब तक मोहन को अकेले में लिखा था आपने तब तक वो शब्द था, लेकिन जैसे ही ये इस वाक्य में जोड़ दिया गया, अब इस मोहन का इस स्कूल से भी संबंध स्थापित हो गया और जाने से भी संबंध स्थापित हो गया कि मोहन क्या करता है? वो स्कूल जाता है, तो स्कूल से भी और जाना क्रिया जो है, ध्यान देना इन दोनों से इसका संबंध स्थापित हो गया है। अब ये मोहन जो है शब्द नहीं रहा, ये पद कहलाता है। तो पहली सामान्य सी बात है जो कि मैक्सिमम लोगों को मालूम है कि शब्द ही आपके पद बन जाते हैं जब वाक्य के अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य के यहाँ पर मूलतः 3 पद है, ध्यान देना। पद का मतलब है पांव, जिसके ऊपर वाक्य टिका हुआ है वो ध्यान दीजिएगा वाक्य के पद कहलाते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें पद परिचय की कि पद का परिचय क्या होता है, तो सिंपली हम जानेंगे कि किसी भी पद का व्याकरणिक जो स्वरूप है, जब उसका विस्तार किया जाएगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? पद परिचय कहा जाएगा।
पद परिचय अर्थात इन पदों का पूरा व्याकरणिक विस्तार जब किया जाएगा उसी को पद परिचय कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने जो शब्द लिखा था मोहन, तो मोहन उस वाक्य का एक पद था। तो इस मोहन पद का जब हम परिचय दे रहे होंगे तो सर्वप्रथम देखना है कि मोहन शब्द है क्या व्याकरण की दृष्टि से। तो हमारी सबसे पहली नजर जाती है कि भाई मोहन तो एक नाम है किसी का, तो नाम में क्या होता है? संज्ञा। अर्थात साधारण बोलचाल में जिसे हम नाम कहते हैं, व्याकरणिक आधार पर उसी को ध्यान दीजिएगा, या व्याकरणिक भाषा में उसी को संज्ञा कहते हैं। तो मोहन सबसे पहले क्या है? तो एक संज्ञा है। फिर देखेंगे कि कौन सी संज्ञा है, तो क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया है इसलिए फिर हम इसका जो है और विस्तार करेंगे तो हम कहेंगे कि ये व्यक्तिवाचक क्या है? संज्ञा है। तो ये प्रथम इसका व्याकरणिक स्वरूप है कि मोहन एक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत इस मोहन शब्द से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इस मोहन शब्द में लिंग कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे होंगे कि ये जो मोहन शब्द है ये पुल्लिंग का शब्द है। इसके अलावा जब हम वचन की बात कर रहे होंगे कि इसमें वचन कौन सा है, तो हम देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केवल मोहन एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए ये कौन सा वचन हो जाएगा? तो एक वचन कहलाएगा। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो ध्यान दीजिएगा, इस मोहन शब्द में कारक भी तो हो सकता है, तो हमें कारक भी यहाँ से मालूम करना है। तो देखिएगा कारक क्या होगा यहाँ पर? मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पर जाने की क्रिया कर रहा है, इसलिए मोहन कौन होगा? तो आप सभी जानते हैं कि क्रिया जो भी करेगा वो कौन कहलाता है? वो कर्ता कारक कहलाता है। इस प्रकार से इस मोहन के बारे में ये जो पूरा व्याकरणिक हमने विस्तार किया है, यही ध्यान दीजिएगा आपका पद परिचय कहलाता है। मोहन स्कूल जाता है, इसमें जो प्रथम पद था मोहन, उसका हमने पूरा यहाँ पर विस्तार रख दिया है कि क्या है वो? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो हमने देखा कि वो संज्ञा है। तो संज्ञा है तो फिर कौन सी संज्ञा है? जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हमने देखा कि कौन सा लिंग है इस शब्द में? तो पुल्लिंग है। कौन सा वचन है? एक वचन है। और कारक कौन सा है? तो कर्ता कारक है। अर्थात किसी भी पद का जो भी व्याकरणिक स्वरूप होता है या व्याकरणिक जो उसकी पहचान होती है, वो सारा का सारा ध्यान दीजिएगा उसके सामने रख देना ही उस पद का परिचय कहलाता है। हमने इस मोहन का पूरा व्याकरणिक परिचय दे दिया है, यही ध्यान देना पद परिचय कहलाता है। आइए आगे समझते हैं इसको। सर्वप्रथम देखिएगा यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। वर्णों का जो सार्थक जो समूह होता है वो शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर लड़का है, किताब है, तो यहाँ पर कई सारे वर्णों को मिलाकर हमने एक समूह बना रखा है, परंतु ये ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। क्योंकि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे शब्द नहीं कहा जाता है। शब्द केवल वही है जो सार्थक होगा। तो यहाँ से लड़का है तो लड़के का अर्थ निकल रहा है कि एक लड़का जाति का जो है, ध्यान दीजिएगा बात की जा रही है। किताब है तो यहाँ पर भी एक जातिवाचक जो है वस्तु की बात की जा रही है। तो ये दोनों यहाँ पर आपके शब्द हैं। किंतु जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई ना कोई व्याकरणिक संबंध स्थापित हो जाता है, और ये व्याकरणिक संबंध वाले जो शब्द होते हैं यही पद कहलाते हैं। जब तक लड़का, किताब अलग अलग इनका प्रयोग करेंगे तब तक ये शब्द है, परंतु जैसे ही इनका पद में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इन शब्दों का वाक्य के अंतर्गत जो दूसरे शब्द थे उनके साथ कोई ना कोई व्याकरणिक संबंध स्थापित हो जाएगा। वो कारक के माध्यम से होगा या फिर किसी निपात के माध्यम से होगा, किसी भी आधार पर वो विशेषण के माध्यम से होगा, कोई ना कोई संबंध जरूर एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ स्थापित हो जाता है। जैसे ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो जो व्याकरणिक संबंध इसका स्थापित हो जाता है उसी को ध्यान दीजिएगा व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, अगर केवल यहाँ पर हमने लड़का शब्द का प्रयोग किया था तो ये एक शब्द था, परंतु यहाँ पर लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब इस लड़के का इस पढ़ने की क्रिया से संबंधित स्थापित हो गया कि लड़का क्या कर रहा है, तो वो पढ़ता है। और क्या पढ़ता है? पुस्तक। यानी कि लड़का जो पद है या शब्द है, मूलतः अगर हम शब्द की बात करें तो लड़का जो हमारा शब्द था उसका संबंध पुस्तक के साथ विस्थापित हो गया और पढ़ने
पढ़ने के साथ भी, जैसे पुस्तक के साथ है, लड़का जो है कौन पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक का क्या करता है, तो लड़का पुस्तक को पढ़ता है। यानी कि इन तीनों पदों का एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या हो गया है, व्याकरणिक संबंध स्थापित हो गया है। और ये व्याकरणिक संबंध जब स्थापित हो जाता है शब्दों के बीच में, तभी आपके शब्द क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो इसमें लड़का भी पद है, इसमें पुस्तक भी पद है, और ये जो पढ़ना क्रिया है ये भी ध्यान देना पद है। अब आती है बात की पद परिचय क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ प्रत्येक शब्द जो है एक दूसरे के साथ व्याकरणिक संबंध से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें अब शब्द ना कहकर क्या कहा जाएगा, पद कहा जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से व्याकरणिक संबंध के आधार पर जुड़े हुए हैं। पद परिचय, तो किसी भी पद के व्याकरणिक स्वरूप को स्पष्ट करना पद परिचय कहलाता है। जैसे मैंने पीछे दिखाया था कि मोहन जो है वो, उसका पूरा व्याकरणिक स्वरूप हमने रखा है कि लिंग है तो इसमें कौन सा है, वचन है तो कौन सा है, कारक है तो कौन सा है, और ये शब्द किस प्रकार का है, संज्ञा है या सर्वनाम है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा, वो सारा का सारा जो है विश्लेषण कर रहा ही ध्यान देना पद परिचय कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण रखा हुआ है कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें मूलतः हमारे पास तीन पदों का प्रयोग हुआ है, एक लड़का पद है, एक पुस्तक पद है, और एक ध्यान दीजिएगा आपका पढ़ना जो पद है। ये तीनों पदों का जब हम विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले लड़का शब्द का प्रयोग करेंगे। तो लड़का आप सभी जानते हैं कि क्या है व्याकरणिक रूप से, तो ये एक संज्ञा है। और संज्ञा किस प्रकार की है, तो ध्यान देना जातिवाचक है, क्योंकि लड़का तो अनेक है ना, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, पूरा लड़का जाति का बोध करा रहा है। इसके बाद बात आती है कि क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो लड़का है तो ध्यान दीजिएगा पुल्लिंग होगा। वचन की बात करेंगे तो क्योंकि केवल लड़का शब्द का प्रयोग हुआ है तो एक वचन में प्रयोग होगा। दूसरी बात है कि इसमें पुरुष कौन सा है, अर्थात जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं, और सर्वनाम में आप जानते हैं कि सर्वप्रथम आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यहाँ पर पुरुष का तात्पर्य केवल पुरुष से नहीं, मतलब आपका जो है पुल्लिंग से नहीं होता है। सर्वनाम में जब हम पुरुषवाचक बोलते हैं तो महिला और पुरुष, यानी कि जो व्यक्ति होता है आपका, वो व्यक्ति शब्द जो है आपका पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। और पुरुष आप सभी जानते हैं कि हमारे पास तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष मतलब जो बोलने वाला है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जा रहा है वो अन्य पुरुष है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो इस लड़के के बारे में बात हो रही है, ध्यान देना। मैंने कहा तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, आपने सुना तो आप हो गए मध्यम पुरुष, लेकिन लड़का पुस्तक पढ़ रहा, मैं लड़के के बारे में बता रहा हूं, तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा। अगर कारक की बात करें कि इस लड़का शब्द में कारक कौन सा है, तो सिंपल सी बात है कि पढ़ने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, लड़के के द्वारा, और जो क्रिया को करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, तो कर्ता कारक कहते हैं। तो ये प्रथम जो इसका पद था उसका ध्यान दीजिएगा परिचय हो गया। जैसे दूसरा शब्द यहाँ पर पुस्तक है, तो पुस्तक भी नाम है किसी वस्तु का, तो नाम है तो संज्ञा हो जाएगी। और कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक है, क्योंकि पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रहे, किसी एक पुस्तक का नाम नहीं लिया कि गीता है, कुरान है या बाइबिल है, एक पुस्तक का नाम नहीं लिया है। तो जैसे ही पुस्तक शब्द बोला तो इसके अंतर्गत समस्त पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक जो है ध्यान देना संज्ञा हो जाएगा। एक वचन है क्योंकि पुस्तक है, अगर पुस्तकें होता तो बहुत सारी पुस्तकें मतलब बहुवचन में प्रयोग होता, केवल यहाँ पर पुस्तक शब्द का प्रयोग हुआ है तो एक वचन में होगा। और इसके अलावा अगर इसके लिंग की बात की जाए पुस्तक की, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा लिंग होगा इसमें, तो स्त्रीलिंग होगा, तो इसका लिंग भी हम निर्धारित करेंगे। और इसके अलावा अगर कर्म की बात करेंगे तो किस कर्म के रूप मतलब किस जो है कारक के रूप में ये यहाँ पर प्रयुक्त हुई पुस्तक, तो ये कर्म है। लड़के ने क्या पढ़ा, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, और वो ध्यान देना यहाँ पर पुस्तक जो है कर्म की भूमिका निभा रही है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य हुआ कि पुस्तक का हमने जब परिचय दिया तो संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है इसके अंतर्गत, तो ये इस पुस्तक शब्द का परिचय हो गया। अब जो पढ़ता है यहाँ पर शब्द दिया था पढ़ता है, तो ये पढ़ना क्या हो गया, ध्यान देना। आप सभी जानते कि क्रिया है भाई, पढ़ना लिखना ये सारे के सारे जिनके पीछे भी ना प्रत्यय जुड़ा होता है, और मतलब धातु संस्कृत की धातुओं के पीछे जैसे हम ना प्रत्यय जुड़ते हैं तो मूल रूप से हमारी जो क्या बन जाती क्रियाएं। तो ये पढ़ना लिखना क्या हो गया, तो पढ़ता है, तो ध्यान दीजिएगा इसी से तो पता चल रहा है कि कोई क्रिया कर रहा है लड़का, तो ये क्रिया हो गई। और क्रिया कौन सी है, तो आप जानते हैं ता है, ती है, ते है, जब भी इनका प्रयोग किया जाता है तो ये सामान्य वर्तमान की होती है। तो ध्यान दीजिएगा ये वर्तमान काल की है, और वर्तमान काल का भी कौन सा रूप है, तो ये
सामान्य वर्तमान काल का जो है क्रिया है, ध्यान देना। और जब इसकी बात करेंगे कि इस क्रिया का लिंग कौन सा है, तो मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि क्रिया का अपना कोई भी लिंग नहीं होता है। क्रिया का जो लिंग होता है वो कर्ता या कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है, अपना इसका ना कोई लिंग होता है ना वचन होता है। क्योंकि लड़का यहाँ पर एक वचन में है, इसीलिए ध्यान दो यहाँ पर पढ़ता है। अगर बहुत सारे लड़के होते तो क्रिया पढ़ते हैं बन जाता, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ता है एक वचन में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वचन इसका एक आएगा। फिर बात आ रही है कि इसका जो लिंग है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर होता पढ़ती है तो क्रिया आपके स्त्रीलिंग होती, लेकिन यहाँ पढ़ता है शब्द का प्रयोग हुआ, इसका मतलब आपकी क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। इस प्रकार से इस वाक्य के हमने तीनों पदों का यहाँ पर परिचय दे दिया है। यही कहलाता है व्याकरणिक भाषा में पद परिचय। आइए आगे बढ़ते हैं कि ये पद परिचय, ध्यान देना, अलग अलग प्रकार के आपके होंगे। जितने प्रकार के आपके शब्द है उतने ही प्रकार के, संज्ञा शब्द है तो संज्ञा पद परिचय होगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम पद परिचय होगा। वो जैसा शब्द आपके पास आएगा उसी आधार पर इनका परिचय करवाया जाएगा। जैसे यहाँ पर शब्द सबसे पहले दिया है संज्ञा पद परिचय, और संज्ञा पद परिचय अगर करवाना है तो आपके पास इस तरह से कुछ जो है वाक्य दिया जाएगा, ध्यान देना। जैसे लड़के ने चिड़िया को दाना दिया, सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि इस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा पद कौन कौन से है। तो आप भलीभांति इस बात को जानते हैं कि भाई इसमें एक तो लड़का संज्ञा है, एक चिड़िया संज्ञा है, एक दाना संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम, तो लड़का किसी का नाम है, मतलब लड़का नाम है, कोई जाति है, या चिड़िया नाम है किसी का, या दाना नाम है किसी वस्तु का। लेकिन ने को दिया ये तो नाम नहीं है ना किसी के। ने तो एक विभक्ति है, अव्यय है, को भी एक विभक्ति है, ये भी अव्यय है, और देना तो यहाँ पर क्रिया है। और हम बात कर रहे हैं केवल कि इसकी संज्ञा पद परिचय की। तो संज्ञा पद हम ले लेंगे, एक तो लड़का है, एक चिड़िया है, एक आपका दाना है। ये तीन हमारे पास संज्ञा पद है, ध्यान देना। तो इनको यहाँ पर हम रखते हैं। तो सबसे पहले लड़का का परिचय करेंगे, तो इसका तो हम अभी भी कर चुके हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। अब चिड़िया की अगर बात करेंगे तो चिड़िया आप जानते हैं नाम है, किसी जीव का नाम है, तो नाम है तो फिर संज्ञा हो जाएगा। और कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक है। भाई चिड़िया में तो कई सारी चिड़िया आ जाती, पूरी चिड़िया जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक है। और आप जानते चिड़िया शब्द कैसा है, तो ध्यान देना, स्त्रीलिंग में आती है चिड़िया, है ना। और वचन कौन सा, एक वचन है तो चिड़िया है। तो अगर बहुवचन में होता तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा होता, यानी कि यहाँ पर अनुनासिक लगा होता, चिड़िया होता, इसका मतलब बहुवचन हो जाता। केवल चिड़िया है, इसका मतलब एक वचन में इसका प्रयोग है। और कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि देखो लड़के ने चिड़िया को दाना दिया, तो लड़के के द्वारा जो दाना देने की क्रिया की गई है वो किसके लिए की गई है, तो चिड़िया के लिए। तो चिड़िया क्या हो गई यहाँ पर, ध्यान देना, कर्म कारक हो गई। और कि कौन सा कर्म कारक है, तो गौण कर्म कारक है। ध्यान देना, जब एक ही वाक्य में आपके पास दो कर्म आ जाते हैं, एक ही वाक्य के अंतर्गत जब दो कर्म आएंगे तो उनमें से एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है। और ये निर्धारित करता है क्या, कि क्रिया के पास जो कर्म होगा, ध्यान देना, वो आपका मुख्य कर्म कहलाता है, और क्रिया से जो दूर होता है कर्म वो आपका गौण कर्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो आपके पास जो है दाना भी क्या है, कर्म है, और क्रिया भी कर्म है। भाई किसको दिया, चिड़िया को क्या दिया, दाना। हमें जब भी ये मालूम करना होता है कि क्या इस वाक्य में कर्म है या नहीं, तो आप किसको और क्या लगाकर क्या कर सकते पता। अगर किसको और क्या के जवाब मिलते हैं इसका मतलब उसमें कर्म है, और अगर किसको और क्या का कोई जवाब ना मिले तो फिर उसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर तो ध्यान दो, दोनों को अगर एक का जवाब मिलेगा किसको या क्या में से, तो एक ही कर्म है उसमें। और अगर दोनों का जवाब मिल रहा है तो दो कर्म है उसमें। दोनों में से किसी का जवाब ना मिले तो कोई भी कर्म नहीं है उसमें। तो हमने कहा कि लड़के ने क्या दिया, तो दाना दिया, जवाब मिला, एक कर्म प्राप्त। लड़के ने किसको दिया, तो चिड़िया को दिया, यानी कि दो कर्म है यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो चिड़िया भी कर्म है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दाना भी कर्म है। और मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो जब दो कर्म होंगे तो सदैव एक आपका सजीव कर्म होता है, एक आपका निर्जीव कर्म होता है। कभी भी दो सजीव, कभी भी दो निर्जीव कर्म को एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। एक आपका अनिवार्य रूप से सजीव होगा, एक अनिवार्य रूप से आपका निर्जीव होगा। जो सजीव कर्म होगा वो हमेशा ध्यान दीजिएगा उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो निर्जीव कर्म होगा उसके साथ कभी भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। ये वाक्य शुद्धि में भी आपको ध्यान देना है कि जो निर्जीव कर्म होगा उसके साथ अगर को लगाया हुआ है तो वो वाक्य आपका अशुद्ध होगा। और फिर पूछेगा कि किस प्रकार की अशुद्धि, तो हम कहेंगे कारक संबंधी अशुद्धि है इसमें। और जो सजीव कर्म होगा
होगा उसके साथ अनिवार्य रूप से को विभक्ति का प्रयोग करना है। अगर प्रयोग नहीं करोगे तो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा। आइए अब समझते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका सजीव कर्म होगा वो हमेशा क्रिया से दूर रहेगा, इसलिए वो गौण कर्म कहलाएगा। और जो निर्जीव कर्म होगा वो हमेशा क्रिया के पास में रहेगा, इसलिए वो मुख्य कर्म कहलाएगा। अब हम जो परिचय कर रहे थे, हम चिड़िया शब्द का कर रहे थे। इस चिड़िया शब्द को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, हमने कहा कि गौण कर्म है। गौण इसलिए है क्योंकि देखो क्रिया से दूर है, मुख्य कर्म तो क्रिया के पास है, ये गौण कर्म दूर हो गया। दूसरा मैंने बताया जो सजीव कर्म होगा वो अनिवार्य रूप से आपका गौण कर्म ही होगा। या फिर आप देखना कि जिस भी कर्म के साथ आपका जो है को विभक्ति लगा होगा वो गौण होगा, जो बिना विभक्ति के होगा वो ध्यान दीजिएगा आपका मुख्य कर्म होगा। तो ये परिचय हो गया किसका? चिड़िया शब्द का। अब अगर दाना की बात करते हैं तो दाना क्या है? तो नाम है किसी वस्तु का, तो ये भी नाम के अंतर्गत आएगा। कैसा नाम है? तो किसी एक विशेष दाने का तो नाम नहीं लिया है कि ये चावल का दाना है या फिर ये गेहूं का दाना है, तो सीधा दाना शब्द का प्रयोग किया। तो दाने तो कई सारे हैं, कई जातियों कई प्रकार के दाने होते हैं, तो ये भी जातिवाचक शब्द है। और दाना बोला है तो ध्यान दीजिएगा दाना आपका पुल्लिंग में आता है। इसके अलावा एक वचन में है, कई सारे दाने तो नहीं बोला, दाना शब्द का प्रयोग हुआ तो एक वचन में। और कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। जैसा कि हमने कहा कि लड़के ने क्या दिया? तो दाना दिया। तो दाना मतलब देने के लिए आपके पास कर्म होना चाहिए, तो वो दाना कर्म है। और कौन सा कर्म है? तो क्योंकि क्रिया के एकदम पास में प्रयोग हुआ है इसलिए ये मुख्य कर्म है। इसके बाद हमारे पास ध्यान देना है, ये हमने संज्ञा पद बंद यहाँ पर देखे, सॉरी संज्ञा पद परिचय देखा कि किस तरह से संज्ञा पदों का आपको परिचय देना है। अब दूसरा वाला आता है हमारे पास क्या? सर्वनाम पद परिचय। तो जब सर्वनाम पद परिचय की बात करेंगे तो वाक्य के अंतर्गत जो भी सर्वनाम पद होंगे उन सभी का आपको परिचय देना होगा। जैसे हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर हम सर्वनाम है, आप सर्वनाम है और उसको ये भी सर्वनाम है। हम, आप और उस, ये तीनों सर्वनाम है। साथ यहाँ पर ध्यान देना संबंध बोधक है और पढ़ाएंगे ये यहाँ पर क्रिया है। तो केवल हमें सर्वनामों का जो है पद परिचय देना है। सबसे पहले हम का प्रयोग देंगे। तो हम क्या है? सबसे पहली बात ये कि हम क्या है? तो सर्वनाम है। भाई मैं अपने नाम का प्रयोग ना करके, संज्ञा का प्रयोग ना करके अपने लिए हम का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं अकेला हूं तब तक तो मैं का प्रयोग करूंगा। जैसे ही मेरे साथ दो चार और लोग हो जाएंगे, हम मतलब बहुवचन की संख्या में आएंगे, तो मैं का ही जो बहुवचन होता है वो हम हो जाता है। तो हम है, तो ध्यान दीजिएगा हम क्या है? तो सर्वनाम है। फिर पूछा जाएगा कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो और विस्तार देना हमको, और परिचय देना है इस हम शब्द का। तो उत्तम पुरुषवाचक है, क्योंकि मैं, मेरा, मैंने, मुझको, मुझसे, हम, हमने, हमको, हमसे, ये सारे उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। तू, तुम, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा ये आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो जहां भी मैं, मेरा, हम, हमने, हमको, ये सारे के सारे उत्तम पुरुष, यानी कि जिनका प्रयोग मैं खुद के लिए कर सकता हूं, मैं, मेरा, मैंने, मुझको, मुझसे, तो ये उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। तो उत्तम पुरुषवाचक है ये। और किस मतलब किस वचन का है? तो हम शब्द है, पहले ही पता चल रहा बहुवचन में हम मतलब बहुत सारे होंगे, तो बहुवचन है। अगर लिंग की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा लिंग यहाँ पर निर्धारित नहीं होगा, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक जैसे किया जाता है। लड़कियां होगी यहाँ पर बहुत सारी, वो भी हम का ही प्रयोग करेगी खुद के लिए। लड़के होंगे बहुत सारे, तो वो भी हम का ही प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर निर्धारित नहीं हो पा रहा कि ये स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का, तो हम कहेंगे कि पुल्लिंग भी हो सकता है और ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अगर कारक की बात करेंगे कि कारक क्या है, तो देखो यहाँ पर क्रिया देखो, सबसे पहले पढ़ाना क्रिया है, और पढ़ाने का काम कौन कर रहा? हम आपके साथ उसको भी पढ़ाएंगे, तो पढ़ाना क्रिया किसने की? हमने। तो इसका मतलब ये हम क्या हो गया? तो कर्ता कारक हो गया, क्योंकि पढ़ाने का काम कर रहा। इस प्रकार इस हम पद का क्या हो गया? पद परिचय हो गया। अब देखो आपके साथ मूलतः यहाँ पर जो शब्द है ध्यान दीजिएगा वो आप है, और इसके साथ क्या लगी हुई है? के विभक्ति लगी हुई है। और आप जानते हैं संबंध कारक की विभक्ति होती है, क्योंकि सर्वनाम के साथ जब भी विभक्ति जुड़ती है तो वो ध्यान दीजिएगा आपका क्या होता है? तो वो संश्लिष्ट रूप में लिखी जाती है, अर्थात सर्वनामों के साथ जोड़कर लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये आप है क्या, तो हम कहेंगे कि जो सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुषवाचक है। आप, आपने, आपको, आपसे, तुम, तुमने, तुमको, तुमसे, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि हम सामने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो सारे के सारे सर्वनाम क्या होते हैं? तो आपके मध्यम पुरुषवाचक होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक है तो पहली बात ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुषवाचक है। कैसा है? एक वचन है। ध्यान देना आपके साथ, आप लोगों के साथ का प्रयोग नहीं हुआ, आपके साथ, तो एक वचन में है। फिर स्थिति वही आती है कि लिंग क्या है? भाई आगे लड़की होगी उसको भी हम आप ही बोलेंगे,
और लड़का होगा तब भी आप ही बोलेंगे। तो इस आप का प्रयोग लड़के के लिए किया गया है या लड़की के लिए किया गया है, ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है, ध्यान देना। तो पुल्लिंग भी हो सकता है और ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अगर कारक की बात करेंगे तो कारक क्या, यहाँ पर देखो विभक्ति लगी हुई है, सिंपल सी, यहाँ पर के पीछे लगा, आपके साथ, तो काकी के रारी रे नानी ने जहां भी लगता है वो आपका क्या होता है, संबंध कारक होता है। ये इस आप यानी कि दूसरा जो इसका पद था, इसका पद परिचय हुआ। तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरा यहाँ पर जो सर्वनाम पद है वो है उस, और उस के साथ जैसे ही संबंधवाचक को विभक्ति लगी है तो ये बन गया क्या, उसको। क्यों? क्योंकि सर्वनामों के साथ कारकों की विभक्ति जुड़ जाती है, इसलिए ये आया है। तो उस क्या है, सबसे पहले सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, तो ध्यान दीजिएगा, अन्य पुरुषवाचक। मैंने कहा कि मैं आपके साथ उसको भी पढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा तो मैं उत्तम हो गया, आपने सुना आप क्या हो गए, मध्यम हो गए। लेकिन उसको पढ़ाऊंगा तो जिसके बारे में बताया जाता है वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है, अन्य पुरुषवाचक होता है। तो अन्य पुरुषवाचक है, उसको पढ़ाऊंगा, उसको मतलब एक ही है वो, तो एक वचन में होगा। बहुत सारे होते तो उनको बोलते फिर हम, तो ये उसको पढ़ाऊंगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर लिंग की फिर बात आती है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुरुष और महिला दोनों के लिए एक जैसे ही उनका प्रयोग किया जाता है। उसको पढ़ाऊंगा, लड़की है तब भी मैं यही बोलूंगा कि उसको पढ़ाऊंगा, अगर लड़का है तब भी यही बोलूंगा कि उसको पढ़ाऊंगा। तो निर्धारित नहीं होता, ये पुल्लिंग भी हो सकता है और ये ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग भी हो सकता है। कारक की बात करेंगे तो कर्म कारक है, क्योंकि को विभक्ति लगे ये पीछे। देखो हम आपके साथ उसको पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे, उसको। तो जिसको पढ़ाया जा रहा है तो वो ध्यान दीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो ध्यान देंगे ये हमारा जो है संज्ञा और सर्वनाम पद परिचय हुआ है। आगे बढ़ते और पद परिचय देखते, जैसे विशेषण पद परिचय है। अब विशेषण मतलब जो विशेषण शब्द होंगे वाक्य के अंतर्गत, उनका जब परिचय हम बता रहे होंगे तो उसी को जो है विशेषण पद परिचय कहा जाएगा। तो जैसे देखो, 4 बड़े विद्यार्थी कठिन खेल में जीत गए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो विशेषण है, पहली बात तो 4 विशेषण है, बड़ा यहाँ पर विशेषण है और कठिन यहाँ पर विशेषण है। आप लोगों ने विशेषण पढ़े होंगे। तो 4 यानी कि संख्यावाचक विशेषण है, वो बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब विशेषण है। कठिन, सरल, मुलायम, कोमल, कठोर, ये सारे के सारे विशेषण होते, सारे गुणवाचक विशेषण है। तो इन विशेषणों का हमें क्या करना है, पद परिचय। सबसे पहले अगर बात करेंगे 4 की, तो 4 क्या है, तो 4 सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, विशेषण है। और विशेषण है तो किस प्रकार का विशेषण है, तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण और एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो 4 तो निश्चित संख्या दे रहा है ना, अगर वो बोले कि 2 4 लड़के, 2 4, अब पता नहीं 2 है 3 है 4 है, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। परंतु फिक्स अगर संख्या दी हुई है तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और फिर जब निश्चित संख्यावाचक को देखते हैं आप, तो 4-5 भागों में ये भी बढ़ जाता है, जिसमें आपका गणनावाचक आता है, फिर आपका क्रमवाचक आता है, आवृत्तिवाचक आता है, आपका समुदायवाचक आता है, प्रत्येकबोधक आता है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो गणनावाचक है, ध्यान देना। तो ये किस में आएगा, ये गणनावाचक में आएगा। गणनावाचक का मतलब है जिनको हम मतलब गिनने में जिनका प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4। क्रमवाचक का मतलब होता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्रम की बात होगी। आवृत्तिवाचक मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। और समूहवाचक मतलब 40 50 500, इस तरह के मतलब सैकड़ों, जहां पर समूह की बात हो। और प्रत्येक बोधक का मतलब होता है जहां पर एक की बात हो रही, जैसे प्रत्येक, हर एक। तो ध्यान देना इनमें से ये 4 जो है ये क्या है, ये गणनावाचक है। यानी कि जिन विशेषणों, जिन संख्यावाची विशेषणों का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वो गणनावाचक है। फिर आप जानते हैं कि ये गणनावाचक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्या, पूर्णांक बोधक, और एक होते हैं आपके क्या, अपूर्णांक बोधक। तो इनमें ये किस में आएगा, पूर्णांक बोधक में आएगा या अपूर्णांक बोधक में। तो हम कहेंगे कि ये पूर्णांक बोधक में। पूर्णांक बोधक का मतलब है जिनके साथ ना तो कोई दशमलव में है या फिर जिनके साथ ना कोई भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, वो पूर्णांक। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या है, मतलब ना तो बटे में कुछ है ना पीछे पॉइंट के साथ कुछ है, वो पूर्णांक संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो एक पूर्णांक बोधक होती है, एक अपूर्णांक बोधक होती है। तो 1 2 3 4 ये पूर्णांक बोधक है, लेकिन आधा, सवा, पौना, 1.5, 2.5 ये आपके अपूर्णांक बोधक है। इनके
साथ कहीं ना कहीं या तो पॉइंट के रूप में कुछ लिखना पड़ेगा या इनके बटे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो जब इसका हम विश्लेषण करेंगे तो ये निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक है, और जब गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे तो ये पूर्णांक बोधक है। तो ये इसका पूरा विश्लेषण होता है, ध्यान दीजिएगा किसका, इस 4 का। इसके बाद बड़े शब्द का, अगर बड़े पद का हम जो परिचय करेंगे तो बड़ा भी विशेषण, ध्यान देना गुणवाचक विशेषण है। बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, ये सारे के सारे विशेषण और कैसे है, गुणवाचक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके लिंग की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा पुल्लिंग में होगा, क्योंकि ध्यान देना बड़े, बड़ा मतलब यहाँ पर बड़ा का बात हो रहा, बड़ी होता तो फिर स्त्रीलिंग होता, बड़े है तो फिर पुल्लिंग है, ठीक है ना। और बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, ध्यान देना बड़े, क्योंकि एक वचन होता तो बड़ा, और बड़े बोल रहा है तो इसका मतलब बहुवचन में है। इसके बाद आता है कठिनतम या फिर कठिन। तो जो कठिन शब्द है, ध्यान देना ये क्या है, ये भी आपका विशेषण, और कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। केवल अगर कठिन है तो हम केवल इसको जो है एक मूल जो है विशेषण की बात करेंगे, लेकिन अगर इसके पीछे तम लग जाएगा, तम, तो आप सभी जानते हैं कि ये उत्तमा जो है उत्तमा अवस्था हो जाती है। किसकी, विशेषण की आप जानते 3 अवस्थाएं होती है, एक आपकी मूलावस्था है, एक आपकी उत्तरावस्था है, एक ध्यान दीजिएगा आपकी क्या है, उत्तमा अवस्था है। तो मूलावस्था ये है, अगर केवल कठिन के रूप में प्रयोग होगा तो मूलावस्था है। अगर लिखेंगे हम कठिन तर, तर जहां भी लगेगा विशेषण के पीछे वो आपकी जो है ध्यान दीजिएगा कौन सी हो जाती है, उत्तरावस्था है। अगर लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है कठिनतम, तम जहां भी जिसके पीछे भी लगेगा वो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाता है, आपका उत्तमा अवस्था जो है विशेषण की। तो इस प्रकार से इसका हम विस्तार देंगे। तो ये हो गया आपका विशेषण पद परिचय। आगे बात करते हैं क्रियापद परिचय, यानी कि क्रियापद जो आपके होंगे इनका आपने परिचय देना है। तो जैसे उदाहरण हमने रखा है, उदाहरण यहाँ पर रखा हुआ है कि राम ने रावण को मारा। तो ध्यान दीजिएगा राम तो संज्ञा हो गया, रावण भी यहाँ संज्ञा हो गया, ये दोनों कारक विभक्ति अर्थात अव्यय हो गए। मारना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो वो आपसे पूछेगा कि इस क्रिया का जो है पद परिचय दीजिए। तो पहली बात तो ये मारा शब्द क्या है, तो हम कहेंगे कि जी मारा क्रिया है। फिर पूछा जाएगा कि किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। भाई कर्म है साथ में, मारने के लिए तो कर्म की आवश्यकता हमें, जब तक कर्म नहीं होगा तब तक किसको मारेंगे। तो मारना है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रावण क्या है, कर्म है। तो जब कर्म है इस क्रिया के साथ में, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। तीसरी बात निकल कर आती है कि पुल्लिंग है, क्रिया का लिंग क्या है, लिंग पुल्लिंग है मारा। अगर स्त्रीलिंग होता तब तो मारी होता, तो यहाँ पर मारा शब्द का प्रयोग पुल्लिंग है। और एक वचन है, क्यों, क्योंकि ध्यान देना मारा अगर बहुवचन होता तो मारे हो जाता, राम ने मतलब जो है रावणों को या फिर राक्षसों को, राक्षस मारे, यानी कि जब बहुत सारे मार रहे होते राम, तो फिर मारे का प्रयोग होता। तो मारा है तो एक वचन है। और ध्यान दीजिए क्रिया किस काल की है, तो क्रिया ध्यान देना आपकी भूतकाल की है। और भूतकाल में भी कौन सा, सामान्य भूतकाल का है, क्योंकि भूतकाल में क्रिया कब हुई है, इस समय का यहाँ पर कोई बोध नहीं है, सामान्य रूप से हमें पता चला कि क्रिया हो चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, भूतकाल का है। और इसमें जो है वाच्य अगर पूछेगा तो कर्तृवाच्य है, क्यों, क्योंकि कर्ता के साथ जब भी ने विभक्ति का प्रयोग होता है तो वह कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे जरा, यहाँ पर जो है अगला है आपका अव्यय पद परिचय। अव्यय आप जानते हैं अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को छोड़कर होते हैं, जिसमें आपका जो है ध्यान देना क्रिया विशेषण भी आते हैं, संबंध बोधक अव्यय आते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं, इसके अलावा निपात वगैरह आते हैं, या फिर कारक विभक्तियां वगैरह जो भी है वो सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया गया है, नीरज और मुदित ने बालक को बहुत हंसाया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि निपात कौन, यहाँ पर जो अव्यय है या अविकारी शब्द है कौन कौन से हैं, तो इनमें एक तो है आपका क्या, और ये आपका अविकारी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो आपका को है ये भी अविकारी है, ने भी अविकारी है। और अगर बहुत की बात करेंगे ध्यान देना तो ऐसे आता तो ये ध्यान देना अविकारी के अंतर्गत आता है, परंतु कभी कभी इसमें विकार भी उत्पन्न हो जाता है, तो मूल रूप से इसको भी अविकारी के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ अपवाद होते हैं हमारे अविकारी के भी, जो ध्यान दीजिएगा होते तो अविकारी है परंतु बदलाव हो जाता है उनमें भी। अब इनका परिचय करना, जैसे और है तो और ध्यान दीजिएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। ये पहली बात तो ये कि समुच्चय बोधक अव्यय है, और दूसरी बात ये निकल कर आती है कि ये संबंध बोधक अव्यय भी है, यानी कि ये दोनों ही प्रकार का जो है अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, और का समुच्चय बोधक के रूप में भी और आपका जो है संबंध बोधक के रूप में भी। फिर कैसे इसकी पहचान करें, तो इसकी पहचान करने का सिंपल सा जरिया है कि कब ये समुच्चय बोधक होगा और कब ये ध्यान देना आपका जो है संबंध बोधक होगा। अगर तो ये दो पदों के बीच में आएगा या फिर दो पदों को जोड़ने का काम करेगा, दो पदों को जोड़ने
जोड़ने का काम करेगा तो फिर ध्यान दीजिएगा ये आपका जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। अगर ये दो वाक्यों या फिर उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेगा तो ध्यान देना इसे फिर क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा कि राम और श्याम, तो राम एक पद है, श्याम एक पद है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा तो ये संबंध बोधक है। पर अगर मैं बोलूं कि राम सोता है और श्याम रोता है तो ध्यान देना यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा तो ये समुच्चय बोधक हो जाता है। तो ये ध्यान देना आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। और इसके अलावा इसका जो है संबंध बोधक अव्यय के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। बहुत की अगर बात करेंगे तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की जो है मतलब विशेषता के बारे में बता रहा है तो क्रिया विशेषण बन जाएगा कि भाई क्रिया कितनी हुई, हंसने की क्रिया कितनी हुई, बहुत हुई, तो ध्यान देना क्रिया विशेषण आपके अव्यय होते हैं। और दूसरा कौन सा है, तो ये परिमाणवाचक है कि भाई क्रिया कितनी हो रही, क्योंकि क्रिया विशेषण आपके चार प्रकार के होते हैं, स्थान बोधक होते हैं, परिमाण बोधक होते हैं, रीति बोधक होते हैं, काल बोधक होते हैं। तो इसमें ये क्रिया की मात्रा की बात बता रहा है कि कितने की मात्रा में हुई, तो बहुत हुई, तो ये परिमाणवाचक है। ने की अगर बात करेंगे तो ने ध्यान देना मूलतः आपका कर्ता कारक की विभक्ति है। इसके अलावा ये आपका संबंध बोधक अव्यय भी होता है, जैसे अपने भाई अपनी बहन, तो ना नी ने का प्रयोग संबंध को दर्शाने के लिए भी होता है। को की अगर हम बात करेंगे तो को भी मूलतः आपका कर्म कारक की विभक्ति है परंतु संबंध बोधक भी है। का के की ध्यान दीजिएगा, इनका जो है प्रयोग हम संबंध दर्शाने के लिए भी करते हैं। अब बात आती है पद क्रम की। ये पद परिचय आपका ध्यान देना हो गया, जो भी पद परिचय थे वो सारे भेद मैंने आपको बता दिए। अब आता है पद क्रम। वाक्य के अंतर्गत जो है ध्यान देना, पहले ही बता दिया कि पद का तात्पर्य है वाक्य से, यानी कि वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब इन पदों का क्रम कैसे होगा, इसके संदर्भ में हालांकि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि वाक्य जब भी लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपका कर्ता आएगा, फिर उसके बाद आपका कर्म आएगा और अंत में आपकी क्रिया आएगी। इसी को कहा जाता है पद क्रम, यानी कि वाक्य के अंतर्गत पदों का क्रम क्या रहेगा, पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और अंत में कौन आएगा, यही पद परिचय। इसके अलावा कर्ता का अगर विशेषण वगैरह कोई है, कर्ता का विस्तार वगैरह कोई है तो वो कर्ता से पहले आएगा। कर्म का कोई विस्तार वगैरह है, विशेषण वगैरह वो यहाँ आएगा, और क्रिया का कोई विस्तार या विशेषण वगैरह वो यहाँ आएगा। सिंपली ये बात आपको जो है, यही बात यहाँ पर जो है बताई गई है कि सबसे पहले देखो कर्ता का स्थान है, कर्ता का कोई विशेषण है या फिर कर्ता से हमें जो है कोई संबंध बताना है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि अयोध्या का जो नरेश है दशरथ, उसका सुंदर बालक राम, तो ध्यान देना जो उसका हम बोल रहे हैं वो क्या है, संबंध बता रहा है, और जो सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो विशेषण है, वो विशेषता बता रहा है। तो विशेषण हो या संबंध हो वो सारा का सारा कर्ता से पहले आएगा। फिर दूसरा स्थान कर्म का है, और कर्म के भी अगर विशेषता वगैरह कोई प्रयोग करना है या फिर कोई कारक विभक्ति लगानी है बीच में तो वो यहाँ पर आएगी। और फिर इसके अलावा आपका लास्ट जो स्थान होता है वो क्रिया का होता है। क्रिया से पहले अगर क्रिया विशेषण का प्रयोग करना वो यहाँ आएगा, और क्रिया अगर आपके अपूर्णांक बोधक है तो इसको पूर्ति करने के लिए, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूरक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वो पूरक भी यहाँ पर आएगा। उस पूरक की अगर विशेषता बतानी है तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं कि यानी कि वाक्य के अंतर्गत पदों का क्रम क्या रहेगा, तो सिंपल याद रखना है कि पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर उसके बाद क्रिया है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपका वो आता है पदबंध। पद तो हमने पढ़ लिया, पद जब वो अकेले में रहेगा तो वो पद कहलाएगा, लेकिन जैसे ही दो या दो से अधिक पद एक ही व्याकरणिक इकाई के रूप में जुड़ेंगे तो उसी को ध्यान दीजिएगा पद कहा जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। क्योंकि इनका पूरा अर्थ नहीं निकलता इसीलिए इनको वाक्यांश भी कहा जाता है। मतलब 2, 4 या 6 जितने भी है, मतलब इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। तो ऐसे वाक्य जो मिलकर एक ही मतलब जो है ऐसे पद जो कई सारे पद आपस में मिलकर एक ही पद का जो है अर्थ दे रहे होंगे उसी को पदबंध कहा जाता है। जब तक अकेले किसी पद को लिखा जाएगा वो केवल पद है, लेकिन जब उसका वाक्य के अंतर्गत अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करके केवल एक ही अर्थ निकाला जाएगा उसी को ध्यान देना पदबंध कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, पदबंध के अगर प्रकार देखेंगे तो इसमें भी कई प्रकार आपके देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आपके पद परिचय थे उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 5 के आसपास जो है मूलतः देखने को मिलेंगे। बाकी कई किताबें 8-8 भी देती है, अव्यय वगैरह जो होते हैं उनका अलग अलग करते हैं, परंतु मैंने सारे जो अव्यय है वो एक साथ ही रखे हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम संज्ञा पदबंध की, ध्यान देना इसके अंतर्गत
अगर केवल मैं अयोध्या शब्द की बात करूं तो अयोध्या एक जो है नगर का नाम है, एक स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा है, और संज्ञा है मतलब वाक्य में प्रयोग हुआ है तो ये पद है, तो ये अकेला पद है। परंतु जैसे ही हम बोलेंगे कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, अर्थात यहाँ पर जो बात हुई फाइनली वो राम के बारे में हुई है, यानी कि राम एक संज्ञा पद है। और ये सारा का सारा जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ जो कहा गया वो राम के बारे में कहा गया। और यहाँ पर देखो आप कितने संज्ञा पदों का प्रयोग हुआ है। अयोध्या एक संज्ञा है, राजा भी संज्ञा है, दशरथ भी संज्ञा है, पुत्र भी संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, यानी कि कई सारे संज्ञा पदों को हमने एक साथ रख दिया है। इसी को कहा जाता है, ध्यान देना, मतलब जो है संज्ञा पदबंध, यानी कि कई सारे संज्ञा के पद है और इनका जो प्रयोग है केवल राम के संदर्भ में हुआ। अयोध्या का कोई लेना देना नहीं, दशरथ का कोई है, पुत्र का कुछ नहीं है, केवल संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया। अंत में बात जो हो रही है राम की हो रही है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो बात फाइनली यहाँ राम के बारे में हुई है कि मारने की जो क्रिया है वो किसने की है। और मित्रों ध्यान देना, जब भी आपसे पदबंध पूछा जाएगा तो पदबंध में अक्सर आपको जो है रेखांकित करके दिया जाएगा। वो निर्भर करता है कि ये रेखा कहां तक जाती है। वो जब भी इस तरह का वाक्य पूछेगा तो सीधा रेखांकित देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इस वाक्य में जो कौन सा पदबंध है। तो आपने अगर और कुछ भी समझ में ना आए तो ये जो लाइन जहां पर रुकेगी, मान के चलो ये राम के पास रुकी है, तो आपने देखना है कि राम क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा, अगर सर्वनाम है ये पद तो फिर ये सर्वनाम पदबंध होगा। तो जिसके पास भी ध्यान दीजिएगा ये लाइन आपकी जाकर रुकेगी, जहां तक आपका रेखांकित किया हुआ होगा वही आपका पदबंध होगा। जैसे देखो दिल्ली पत्थरों, ईंटों और सीमेंट से मेरा घर बना है, तो ध्यान देना अगर वो रेखांकित कर रहा है यहां तक, तो देखो पत्थर संज्ञा है, ईंट भी संज्ञा है, सीमेंट भी संज्ञा है, तो निश्चित है कि वो यहां तक क्या करेगा, इसको ध्यान देना रेखांकित करेगा कि पत्थरों, ईंटों और सीमेंट। तो तीन संज्ञा पदों को यहां पर मिलाकर एक पद बना दिया है, तो इसी को हम कहेंगे कि ये संज्ञा पद बनता है। दिल्ली से आए हुए लोग, तो ध्यान दीजिएगा दिल्ली से आए हुए लोग, तो दिल्ली भी आपका संज्ञा है और ध्यान देना लोग भी संज्ञा है। तो जैसे ही यहां पर वो रोकता है तो वो क्या कहलाएंगे, आपका संज्ञा पदबंध। अगर वो आगे तक ले जाता है चक्राता, तो ध्यान देना चक्राता भी एक स्थान का नाम है, तो ये भी संज्ञा पद है। तो यानी कि इसमें भी क्या ला रखे, संज्ञा पदों को ज्यादातर यहां पर जोड़ा गया है। तो जैसे ही ये लाइन यहां तक जाएगी या यहां तक रुकेगी तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, तो इसको भी रेखांकित करके देगा वो कि इसमें कौन सा संज्ञा पदबंध है। जैसे रमेश का छोटा भाई मोहन, तो बात किसकी हो रही है, मोहन की। रमेश का छोटा भाई मोहन बाजार गया, कौन गया बाजार, मोहन। मोहन एक संज्ञा है और रमेश भी संज्ञा है, भाई भी संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है। हालांकि यहाँ बाजार भी संज्ञा है, तो वो चाहे तो मोहन तक रोकेगा, चाहे तो बाजार तक ले जाएगा। जहां तक जिस शब्द पर आपकी जो है या जिस पद पर आपकी जो है लाइन समाप्त होगी वहीं तक का आपको पदबंध बताना होता है। और ये सारी लाइनें आपकी संज्ञा पद पर जो है रुक रही है, इसलिए सबके सब आपके क्या होंगे। देखो बगल वाली कुर्सी में बैठा व्यक्ति मेरा मित्र है, कौन है मेरा मित्र, व्यक्ति। यानी कि ये पूरी जो लाइन कही गई है इस संज्ञा पद के बारे में बताई गई है। तो यहाँ पर जो पदबंध बन रहा है कौन सा है, संज्ञा पदबंध। महिला, वृद्धों, यहाँ तक कि बच्चों को पहले जाने दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा महिला, वृद्धों, महिला भी संज्ञा, वृद्ध भी संज्ञा और बच्चा भी संज्ञा है। तो यहाँ पर रेखांकित करेगा कि महिला, वृद्ध और बच्चों, बताओ इसमें कौन सा पदबंध है। तो पहली बात तो ये कि बच्चों के पास यहाँ पर रोका जा रहा है, बच्चा क्या है, संज्ञा पद है। दूसरी बात ये है कि महिला, वृद्ध और बच्चे, तीन यहाँ पर संज्ञा पदों को एक साथ जोड़ा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा आपका क्या कहलाएगा, तो सिंपल सी बात है कि संज्ञा पदबंध है। नदियों, तालाबों, कुओं, यहाँ तक कि समुद्रों में कूड़ा डालने से बचना चाहिए। तो नदी भी संज्ञा, तालाब भी संज्ञा, कुआं भी संज्ञा, समुद्र भी संज्ञा। आगे ले जाएगा कूड़े तक, तो कूड़ा भी तो एक वस्तु का नाम है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है। दूसरा ध्यान देना, अगर आपके मन में आ रहा हो कि आगे वाला भी तो रेखांकित कर सकता, बेशक कर सकता है। आगे इधर अगर रेखांकित करेगा तो चाहिए, यहाँ पर ध्यान देना क्रिया है, डालना भी क्रिया है, बचना भी क्रिया है, चाहना भी क्रिया है। तो इधर ये सारे के सारे क्या है, क्रिया पदबंध है। तो ध्यान देना इधर का रेखांकित करेगा तो क्रिया पदबंध होगा, इधर का रेखांकित करेगा तो संज्ञा पदबंध होगा। तो निश्चित रहेगा, ध्यान देना वो रेखांकित तो करेगा ही करेगा, उसको बताना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास सरल वाक्य, एक छोटा सा वाक्य है तो जरूरी नहीं कि रेखांकित करेगा, वहां पर तुरंत आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है किस पद की प्रधानता है या फिर किस पद का जो है यहाँ पर पदबंध बनाया जा रहा है। बाकी बड़े वाक्यों का जब भी प्रयोग करेगा तो वो रेखांकित निश्चित करेगा, वो समुद्र तक रेखांकित करता है या फिर इधर जो है रेखांकित करेगा। तो इधर हम देखेंगे तो डालना, बचना, चाहना, ये क्रिया पदबंध है। तो इधर क्रिया पदबंध बन जाएगा और इधर का पूछेगा तो फिर ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। तो ये तो थे संज्ञा पदबंध।
अब आते हैं सर्वनाम पदबंध पर। जैसे देखो, मैं, आप और वह सब जाएंगे। इसमें अगर रेखांकित ना भी करे तब भी तो आप आसानी से बता सकते भाई, मैं सर्वनाम, आप सर्वनाम, वह सर्वनाम, ठीक है ना। तो मैं, आप और वह सब जाएंगे, तो इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है सर्वनामों का पदबंध बनाया जा रहा है। दूसरी बात, यह, वह और आप, तो देखो यहाँ पर भी 3 आपके लगातार सर्वनाम आ गए हैं, तो यहाँ भी सर्वनाम पद का क्या बनाया जा रहा है, पद। और आगे ले जाएगा, यहाँ पर रोकेगा मुझे, यह, वह और आप जब भी मुझे, तो मुझे क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसको जैसे ही रेखांकित करेगा तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा, आपका पदबंध बन जाएगा सर्वनाम वाला। मुझ काम करने वाले को तुम, और ध्यान दीजिएगा तुरंत यहाँ पर रेखांकित करेगा तुम तक का, तो तुम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, संज्ञावाचक, जो सर्वनाम आपका जो है पदबंध है। जैसे हमेशा शोर मचाने वाला वह क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ तक का क्या कर देगा, रेखांकित कर देगा कि बताओ इसमें कौन सा पदबंध है, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। जैसे देखो, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो तुम क्या है, यहाँ तक रेखांकित कर देगा कि बताओ ये कौन सा पदबंध है। ये सारा का सारा किसके बारे में बताया जा रहा है, तुम सर्वनाम के बारे में ही तो बताया जा रहा है, इधर का सारा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर रेखांकित करके छोड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम पदबंध है। किसी की परवाह न करने वाला मैं, यानी कि ये सारी लाइन किसके बारे में बताई गई है, मैं सर्वनाम के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा ये जैसे ही पदबंध आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। जैसे आगे देखते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, जैसे कोमल है, गुलाब सा, चमकता दमकता, सुंदर चेहरा, अच्छा लगता है। तो ध्यान देना, इसको अगर रेखांकित भी नहीं करता है तो इसमें इतने सारे विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है, यानी कि पूरा वाक्य ही विशेषणों का लगता है क्रिया को छोड़कर। जैसे देखो, कोमल क्या है, विशेषण है, गुलाब सा तुलना हो रही है तो ये भी विशेषण बन गया, ठीक है ना। चमकना भी, चमकता जो है यहाँ पर विशेषण है, दमकता, चमकता दमकता, ध्यान देना पूरा एक विशेषण बन रहा, सुंदर भी विशेषण है, अच्छा भी विशेषण। केवल एक चेहरा यहाँ पर संज्ञा शब्द है और लगना यहाँ पर क्रिया है। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो आपके क्या है, विशेषण पदों का प्रयोग हुआ है। नहीं तो ध्यान देना रेखांकित जरूर करेगा वो इसको भी, तो रेखांकित जब भी करेगा तो ये क्या करेगा कि कोमल, गुलाब सा, चमकता दमकता, सुंदर, जैसे ही सुंदर पर अगर उसने छोड़ा तो ध्यान देना ये विशेषण पदबंध है। हाँ, अगर आगे जाएगा चेहरे तक जाएगा तो ध्यान दीजिएगा फिर चेहरा क्योंकि एक संज्ञा है तो फिर ये संज्ञा पद बन जाएगा। तो जहां पर भी वो लाइन ले जाएगा वहीं तक का आपको जो है पदबंध बताना। आगे देखो, ऊंट की तरह लंबी गर्दन अच्छी लगती है, तो ऊंट की तरह का तात्पर्य क्या, विशेषण है, विशेषता है उसकी। गर्दन कैसी है, विशेषता, लंबाई की विशेषता है। तो ऊंट की तरह लंबी यहां तक रखेगा तब भी आपका क्या है, विशेषण पदबंध है। और अच्छे तक अगर ले जाता है तब भी ध्यान देना विशेषण पदबंध है। 1 फुट का लंबा नुकीला धारदार, 1 फुट का लंबा नुकीला, तो ध्यान दो ना, 1 फुट क्या है, विशेषण है, लंबा क्या है, विशेषण है, नुकीला भी विशेषण है, धारदार क्या है, ये भी विशेषण है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ तक का पदबंध बनेगा ये पूरे के पूरे विशेषणों का पद बना है, मतलब विशेषणों को बांधा गया है एक साथ में यहाँ पर कई सारे, तो ये विशेषण पदबंध कहलाएगा। 8, 10, 15, 20 जितने भी लड़के होंगे सबको ले आना। तो 8, 10 क्या है, 8 भी आपका जो संख्यावाची विशेषण है, 10 भी संख्यावाची विशेषण है, 15 भी, 20 भी। तो ये सारा का सारा यहाँ पर जो पदबंध बन रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, विशेषणों का बन रहा है, तो विशेषण पदबंध है। दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है, तो ध्यान देना दक्षिण और उत्तर होना क्या है, विशेषता है भारत की। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण जो दिशा वो भी विशेषता है और जो उत्तर है वो भी विशेषता है। तो यहाँ तक का जो पदबंध बनेगा वो क्या हो जाएगा, पदबंध विशेषण, मतलब आपका जो विशेषण पदबंध बन जाएगा। लाल बालों वाली एक लड़की बहुत सुंदर लगती है, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा सारे विशेषण ही है। ये लाल बाल जो है ये भी विशेषण है और ये सुंदर है ये भी विशेषण है। तो इसका जैसे ही यहाँ पर रेखांकित करके देगा तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, विशेषण जो है पदबंध बन जाएगा। यानी कि जहां पर विशेषण के जो पद है वो कई सारे पदों को मिलाकर एक ही अर्थ बताया जा रहा होगा, वो विशेषण पदबंध है। अब क्रिया पदबंध की बात करेंगे तो देखो, छोटे बच्चे चलते फिरते गिर पड़ते हैं। देखो, छोटे बच्चे चलते फिरते, चलना क्रिया, फिरना क्रिया, गिरना क्रिया, पढ़ना क्रिया, सारी की सारी क्रिया धातुओं को यहाँ पर मिलाया गया है। तो ये पूरा जो यहाँ पर पदबंध बन रहा है, पदों को जो जोड़ा गया है सारे के सारे क्या है, आपके क्रिया वाले पदबंध है, तो इनको क्रिया पदबंध कहेंगे।
दूसरे में अगर देखें तो यहाँ पर पतंग हवा में उड़ती चली गई, उड़ना, चलना, गई मतलब जाना, तो यहाँ पर सारे के सारे क्रियापद बंद है। हम रोज घूमते फिरते इधर आते, हर रोज घूमते फिरते इधर आते रहना, तो हर रोज घूमते फिरते, घूमना, फिरना, आना, रहना, सारे के सारे क्या है, क्रियापद बंद है। तो क्रिया के ही पदों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए क्या यहाँ पर क्रियापद बंद है। अब आता है क्रिया विशेषण पद बंद, यानी कि जहां पर क्रिया विशेषण जो होंगे उनको उनके पदों को जो है जोड़ा जाएगा। वह मटक मटक कर, उछल उछल कर चलाती है, या फिर ध्यान देना चलती है, जो भी है। तो ध्यान देना वह मटक मटक कर कैसे चलता है, तो चलना तो क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चल रहा, मटक मटक कर, उछल उछल कर, तो ये सारे के सारे क्या है, ये ध्यान देना क्रिया विशेषण पद ही तो है। तो ये जो यहां से यहां तक का ना, मटक मटक कर, उछल उछल कर, ये जो पदबंध बन रहा है किसका बन रहा है, क्रिया विशेषण का। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा है, डूबना क्या है, क्रिया है, और ये कैसे डूब रहा है, धीरे धीरे, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। और दो यहाँ पर ध्यान देना, दो क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां तक जब भी रेखांकित करेगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा। वह दौड़ते दौड़ते थक गया, तो दौड़ते दौड़ते थक गया है, तो ध्यान दीजिएगा दौड़ना, ये जो दौड़ना है, ये थकने का कारण क्या है उसका, तो थकने की क्रिया किसके कारण हुई, दौड़ने के कारण हुई, तो ये भी क्रिया विशेषण है। वह बहुत जोर से बोलता है, कैसे बोलता है, जोर से, तो ये जो बहुत जोर से आया ना यहाँ पर, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया कितनी की जा रही है। आगे बात करेंगे अव्यय पदबंध, यानी कि अविकारी शब्द। लड़का कमरे में से बाहर की ओर, पूरे के पूरे अव्यय है, में भी अव्यय है क्योंकि कारक चिन्ह अव्यय होते हैं, से भी, बाहर भी, ध्यान देना अविकारी शब्द है, की ओर भी आपका जो है अविकारी शब्द है। पूरा का पूरा जो पदबंध बना है ये पूरा अविकारी का बना है। माता जी मन के अंदर ही, अंदर, ये पूरा क्या है, के विभक्ति आपका अंदर, यहाँ पर अविकारी, और ही आपका निपात है, और अंदर आपका फिर जो है ध्यान देना अविकारी। तो सारे के सारे अविकारी यानी कि अव्यय पद यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कहलाएगा आपका क्या, अव्यय पदबंध। वह दौड़ते रहा इसलिए ध्यान देना अविकारी, की यहाँ पर अविकारी, तो यहाँ पर दो पद आपस में जुड़े हुए हैं, कौन से, अविकारी। वह जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे जो है समझदार होते गया, तो ये जो जैसे जैसे और वैसे वैसे, इनका जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये भी आपके क्या है, अविकारी पद है, ध्यान दीजिएगा। तो ये था मित्रों हमारा जो है पद परिचय, पदक्रम और पदबंध। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसे कोई समस्या होगी वो ध्यान दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को रख सकता है, और बने रहिए संगम दक्ष के साथ। धन्यवाद।